साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के प्रख्यात लेखक गुलशेर खां शानी की लिखी हुई कहानी पहाड़ और ढलान। तो शुरू करते हैं कहानी पहाड़ और ढलान। मिस रेखा माथुर जब बीटी करने के पश्चात लौटी तो हेड मिस्ट्रेस मिसेस शर्मा से भेंट ना हो सकी। उनकी बदली आकुला हो गई थी। हिंदी के शिक्षक अग्रवाल लॉ करने के लिए नागपुर चले गए थे। मिस सुधा श्रीवास्तव पिछले 2 महीनों से बीमार होकर छुट्टी पर थीं। मिस केकरे का ब्याह हो गया था और सुखराम चपरासी अपनी पत्नी, 3 बच्चों और जवान बहन को छोड़कर मर गया था। एक लंबे समय के बाद जब वो स्कूल के अहाते में आई तो उसने अपनी चाल धीमी कर दी और चारों ओर आंखें फैलाकर ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार ससुराल से लौटी लड़की अपने घर को देखती है। सामने बरगद का पेड़ भी वैसा ही घना था। कटहल की कुछ शाखें काट डाली गई थीं। वहाँ एक नई इमारत बन गई थी और उसकी उजली सफ़ेद दीवारों में नई लैब बिल्डिंग के साफ सुथरे दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशे चमक रहे थे। अहाते के एक किनारे सुखराम की सरकारी झोपड़ी थी जिसमें वो पिछले 5 वर्षों से रह रहा था। आज सुखराम की झोपड़ी सूनी थी और दरवाजे पर सांकल चढ़ी थी। सुखराम मर गया था। रेखा ने उधर से आंखें हटा लीं। एक दिन इसी झोपड़ी में सुखराम की लाश निकाली गई होगी। इसी अहाते में उसकी विधवा पत्नी और जवान बहन की चीखों के साथ उसके नन्हे नन्हे बच्चों की मासूम चीखें बरगद और कटहल के पत्तों से लिपटती अहाते में फैल गई होंगी और शायद स्कूल की छात्राओं ने बरामदे में स्तब्ध होकर एक आध आंसू ढलका दिए हों, क्योंकि सुखराम सीधा आदमी था और पिछले 5 वर्षों से घंटा बजाया करता था। इस हाई स्कूल के अहाते से लगा निकट ही एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ से छोटे छोटे बच्चों का शोर उठ रहा था। रेखा ने उधर आंखें फेरी। दालान में बच्चों की कतार थी और मास्टर साहब पहले की ही तरह आज भी घूम घूम कर ऊंचे स्वर में पढ़ा रहे थे। एक क्षण के लिए रेखा को देखकर मास्टर साहब सहसा ठिठक गए। फिर खिड़की के पास जो हाई स्कूल के अहाते की ओर खुलती है आकर उसकी ओर देखने लगे। रेखा ने जैसे सहम कर आंखें सामने की, डगों को संयत किया, कांधे से सरक रहे आंचल को संभाला और तेज कदमों से चलने लगी। भले ही रेखा के लौटने पर सब कुछ बदल गया हो, पर यह मास्टर नहीं बदला, उसकी कक्षा नहीं बदली। रेखा के इस हाई स्कूल में आने के दिन से लेकर आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे उस मास्टर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले दिन भले ही उसने उड़ती निगाहों से उधर देखा हो, बेतरतीब सूखे उलझे बालों और कुर्ते पायजामे में एक सांवले रंग का 23 साल का नवयुवक, जो चेहरे से तो गंभीर लगता है पर वैसे शायद नहीं है। उसमें आखिर विशेषता ही क्या थी? रेखा एमए पास थी। उसकी उत्सुकता एक मैट्रिक पास प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए, जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को वर्णमाला की अक्षर सिखाता रहता है, क्या शोभनीय हो सकती है? रेखा ने उपेक्षा से एक बार मुस्कुराकर अपनी चाल तेज कर दी, पर सहसा उसे लगा जैसे उसके डग आड़े तिरछे पड़ रहे हैं। उसकी साड़ी आज शायद ऊंची बंधी है, पिंडलियों का बहुत सा हिस्सा खुला रह गया है और मास्टर की चुभती आंखें शायद उसके खुले टखनों पर पड़ रही हैं। हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस के सामने पहुंचकर रेखा ने आराम की सांस ली। जैसे वो थक गई थी, पाँव दुखने लगे थे और चेहरा तमतमा रहा था। टीचर्स रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने अपने को संयत किया और अंदर घुसी। वहाँ कई अनजानी शक्लें, रूप, रंग और नाक नक्शे थे। मिस चौधरी ने, जो 20 से अधिक की न थी और मिडिल विभाग में टीचर थीं, रेखा का सभी से परिचय करवाया। फिर अलग से जाकर बड़ी देर तक बातें करती रहीं। स्कूल की बातें, नई हेडमिस्ट्रेस, उसकी योग्यता, उसके स्वभाव की बातें, सुखराम चपरासी, उसकी बीमारी, मौत तथा और भी कितनी ही बातें। उसकी अपनी बातों में नीले रंग के ब्लाउज, जिसे वो बहुत पसंद करती थी और अक्सर पहना करती थी, के खोने से लेकर उसके ब्याह के तय हो जाने तक के समाचार थे। स्कूल की बातों में उसे पहले कितने पीरियड पढ़ाने पड़ते थे, अब कितने फ्री रहते हैं, फिर भी हेडमिस्ट्रेस की क्या क्या शिकायतें हैं। इंस्पेक्ट्रेस जब आई तो उससे कैसे प्रसन्न व प्रभावित होकर अपर ग्रेड टीचर बना देने का वादा कर गई और हेडमिस्ट्रेस ने क्या कहा और कौन कौन जल उठे। रेखा बोली, सुना है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कोई नाटक भी खेला जा रहा है।
हाँ, मिस चौधरी ने टालती सी आवाज़ में कहा। रिहर्सलें तो होती हैं पर मैं दिलचस्पी नहीं लेती। यहाँ आजकल कितनी गुटबंदी हो गई है, ये अभी तुम नहीं जान पाओगी। मैं ज़बरदस्ती ही अपने को सामने करने वालों में नहीं हूँ। और तो और स्वयं हेड मिस्ट्रेस भी अपर लोअर की फीलिंग रखती हैं। रेखा ने पूछा, कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है? कोई ऐतिहासिक है क्या? नहीं, सामाजिक। एक सक्सेना है, हेडमिस्ट्रेस के परिचित। कहते हैं उन्होंने देश विभाजन और शरणार्थी समस्या पर कुछ लिखा है। कैसा है? तुमने रिहर्सल तो देखी होगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मिस चौधरी उपेक्षा से हंसी और होंठ बिचकाकर बोली, पुराना राग अलापने के सिवाय उसमें और क्या होगा? कभी ये समस्या थी, पर आज उसका महत्व क्या है? देश के सामने आज इससे भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। रेखा को राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार की बहस से वह सदैव बचना चाहती थी। मिस चौधरी रेखा की ओर कुछ पल ताकती रही, फिर बोली, मिस्टर वर्मा कह रहे थे तुम्हारे आ जाने से उनका भार काफ़ी हल्का हो जाएगा। पिछले साल तुम्हारे नाटक को लोगों ने कितना पसंद किया था, मिस माथुर, याद है ना? रेखा के मन में एक पुलक भरी मुस्कान आई, पर ऊपर से उस संकोच से झुक गई और एक उदार हंसी हंसकर बात बदल दी और कहने लगी कि जब वो बीटी की ट्रेनिंग में थी तो दिन कैसे बीत जाया करते थे। किस किस कवि लेखकों से उसने परिचय बढ़ाया और उन लोगों की प्रेरणा से स्वयं को उसने कैसे एक दिन एक कविता लिख डाली और वो कितनी पसंद की गई। आखिर फ्री पीरियड में मिस माथुर टीचर्स रूम में आकर बैठ गईं। और दिन होता तो घर लौट गई होती, पर आज वो मिस चौधरी की प्रतीक्षा कर रही थी। पिछले साल वार्षिक उत्सव के अवसर पर ड्रामे आदि का सारा भार उसी पर था। रात दिन जुटकर उसने एक अच्छे से ड्रामे और डांस के प्रोग्राम दिए थे और सबों की प्रशंसा की पात्र बनी थी। मिस्टर वर्मा, जो कि आर्ट टीचर हैं, इस बार भी सारा भार उस पर ही डाल देने को हैं। मिस माथुर मुस्कुराई और आत्मसंतोष के साथ वो खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी कल्पना रंगीन बल्ब और चमकते पर्दे वाले स्टेज, लोगों के अपार समूह और उत्सुकता से निहारती भीड़ पर अपने नाम के फैलते हुए प्रभाव को देख रही थी। भीड़ में उसके क्वार्टर के आगे रहने वाला वो क्लर्क भी होगा, स्कूल में उससे जलने वाली टीचर्स होंगी, उसकी चर्चा आलोचना करने वाले पड़ोसी होंगे और वो प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी होगा। जो रेखा के भीतर कोई चीज़ भरकर होंठों पर बिछल गई। तभी मिस चौधरी आईं। छुट्टी हो गई थी और ढेरों लड़कियों का एक बढ़ता हुआ शोर फैल रहा था। रेखा मिस चौधरी के साथ बाहर आईं। पास वाले प्राइमरी स्कूल से छोटे छोटे बच्चों का समूह कोलाहल करता निकल रहा था। रेखा ने अपनी आंखें उन प्रफुल्लित बच्चों पर डाली और जाने क्यों एक पल के लिए उसका मन उदास हो उठा। उसके भीतर कभी कभी ऐसा क्या कुछ सुलगने और बुझने लगता है। सहसा एक और इंगित कर मिस चौधरी बोली, उन्हें देख रही है ना, वही हैं उस ड्रामे के लेखक जो अपने यहाँ खेला जा रहा है। रेखा ने देखा, बच्चों के बीच से वही मास्टर हाथ में एक मोटी सी किताब लिए निकल रहा था। रेखा ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका? क्यों? मिस चौधरी मुस्कुराई, तुम्हें क्या विश्वास नहीं? कुछ देर तक रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलती रही। फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, प्रसाद, प्रेमी और अश्क से भी विशेष कुछ इन्होंने लिखा है क्या, यही सोचती हूँ। मिस चौधरी हंसकर बोली, शायद। अच्छा मिस माथुर, प्रतिभा क्या ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में ही होती है? क्या ये संभव नहीं कि इन्होंने प्रतिष्ठित लेखकों से भी विशेष कुछ लिखा हो? रेखा ने जवाब नहीं दिया। उसकी कल्पना में वो मास्टर उभरा जिसके नाम तक से वो परिचित नहीं थी, पर जिसे पिछले कुछ वर्षों से वो जानती है और बराबर देखा करती है। मिस चौधरी के बार बार पूछने पर भी कि सहसा वो क्या सोचने लग गई, उसका उत्साह इतना शिथिल सा क्यों हो गया और वो अकारण ही कभी कभी उदास क्यों हो जाती है, रेखा ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मुस्कुराकर टाल गई। उसके बाद मिस चौधरी नाटक के विषय में बातें करती रहीं कि उस नाटक की सफलता के लिए स्वयं हेडमिस्ट्रेस कितनी परेशान है, कौन कौन लड़कियां पार्ट ले रही हैं और किन किन नए लोगों को इस बार स्टेज पर उतारा जा रहा है। मिस माथुर चुपचाप सुनती रहीं। जब चौराहा आया तो मिस चौधरी को एक ओर की सड़क पर मुड़ने को छोड़ रेखा आगे बढ़ गई। रेखा उस नाटक में भाग न ले सकी। यद्यपि वर्मा जी ने बहुत आग्रह किया और हेडमिस्ट्रेस भी बुरा मान गई, पर हेडमिस्ट्रेस नाराज ना हो जाएं इसलिए अपनी असमर्थता बताते हुए उसने कहा कि वो उस कार्यक्रम को सफल देखने की पूरी पूरी कामना करती है।
भले ही नाटक में भाग न ले सके, पर अलग से तो वो अपना कोई प्रोग्राम दे ही सकती है। उसने हेडमिस्ट्रेस को आश्वासन दिलाया कि वो एक सुंदर तथा कलापूर्ण नृत्य प्रस्तुत करने की अवश्य कोशिश करेगी। नाटक की रिहर्सलें होती रहीं। रेखा तो बहुत बार वर्मा जी के बाध्य करने और वादा करने पर भी रिहर्सल रूम तक नहीं जा सकी, लेकिन उसने अपने प्रोग्राम के लिए मैट्रिक की 11 लड़कियों में से दीपिका को चुना। दीपिका के नृत्य पर रेखा को विश्वास था। उसकी रिहर्सल दिन में 3-3 बार होने लगी। कठिनाई केवल इतनी थी कि लड़की बड़ी जल्दी घबरा कर निराश हो जाती थी और सकुचाती बहुत थी। रेखा को विश्वास दिलाने के जितने तरीके मालूम थे, सबका उसने प्रयोग किया और हर रिहर्सल में जितना उत्साह दिलाया जा सकता था दिलाया। जिस रात नाटक होने को था, उस दिन सुबह स्कूल आकर मिस माथुर घर नहीं जा पाईं। यद्यपि स्टेज बहुत पहले ही बन गया था और पूरी तरह सजाया भी जा चुका था, पर मिस माथुर को संतोष नहीं था। वो स्वयं अपने हाथों से कुछ जोड़ना घटाना चाहती थी। सब कुछ ठीक करके फुटलाइट, साइड लाइट जलाकर उसने देखा और सांझ के पहले ही पूरी सज्जा के साथ दीपिका की ग्रैंड रिहर्सल ली। तब जाकर उसे ज़रा छुट्टी मिली और वो नहाने धोने घर लौटी। प्रोग्राम भले 7 से हो, पर उसे तो जल्दी पहुंचना था। दीपिका का मेकअप अपने सामने कराना था। तेज कदमों से रेखा अपने कमरे में आई। और दिन होता तो वो गीला जिस्म तौलिए से सुखाती बड़ी देर तक गुनगुनाती रहती। गाना उसे नहीं आता था, पर फिल्मों की एकाध कड़ियाँ वो गुनगुना लेती थी। पर आज समय कितना कम था। उसने फुर्ती से तौलिया खींचा, गीली गर्दन पोंछी और अपनी दोनों हथेलियों को फैलाकर उस पर अपना चेहरा रख दिया। तौलिए के नर्म नर्म रेशे कितने मुलायम थे। एक हल्की सी कपकपी रेखा के पूरे बदन में दौड़ गई और गुनगुनाहट का स्वर जरा ऊंचा करते हुए उसने सिमटे बंधे बाल खोल दिए और सूटकेस खोलकर कपड़े निकाल चट पहन जल्दी बालों में कंघी फेरने लगी। फिर जब रेखा पहुंची तो नाटक शुरू हो गया था और हॉल पूरा भरा हुआ था। ग्रीन रूम के दरवाजे पर ही मिस चौधरी ने रेखा को आड़े हाथों लिया कि सारा श्रृंगार उसे क्या आज ही करना था। रेखा झेप कर हंसने लगी। तभी ग्रीन रूम से दीपिका भागी भागी आई और उतरे चेहरे से बोली, बहन जी। अरे दीपी, तेरा मेकअप अभी तक नहीं हुआ क्या? रेखा ने दीपिका के कंधे पर हंसते हुए हाथ रखकर पूछा। उस जगह शायद उसे नाराज होना था, पर वो जाने कैसे अपने स्वभाव के विपरीत मुस्कुराई और पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ दीपिका के कपड़े बदलवाए, अपने सामने मेकअप करवाया और अंतिम बार हिदायतें देकर मिस चौधरी के साथ ग्रीन रूम के बाहर आई। नाटक समाप्त होने में अभी 2 दृश्य बाकी थे। पर्दा गिरा हुआ था और हॉल में लोगों का शोर गूंज रहा था। बीते दृश्य की आलोचना, हंसी मजाक व फुसफुसाहटें, दबी दबी हंसी, चूड़ियों की खनखनाहट और सहसा गोद में किसी बच्चे के मचल उठने का स्वर। स्टेज के कोने से पर्दे के पीछे से रेखा ने लोगों की भीड़ पर उड़ती निगाह डाली। पर्दे पर कितने सारे लोगों की उत्सुक आंखें अटकी हुई थीं। उसकी आंखें बगल में खड़े ब्लैक बोर्ड पर पड़ीं, जिस पर उस दिन का पूरा कार्यक्रम लिखा था। नाटक, उसके लेखक, निर्देशक, कलाकार और पार्श्व संगीतकार। रेखा की आंखें बिछल कर नीचे आ गईं। नृत्य के प्रोग्राम के आगे दीपिका और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा था, निर्देशिका कुमारी रेखा माथुर, MA BT। क्षण काल के लिए रुककर उसने फिर अपनी आंखें भीड़ पर डालीं, जहां उसके बहुत से परिचित लोग और नाटक का लेखक भी था, जिसे उसने निमिष मात्र के लिए भी नहीं देखा। और फिर नाटक शुरू हो गया। लेकिन उसे क्या, उसमें उसे क्या देखना था? उस नाटक का एक भी दृश्य देख सकने का धैर्य आखिर उसमें क्यों नहीं है? सहसा रेखा की आंखें चमकने लगीं और मुस्कुराई। मिस चौधरी बड़े ध्यान से नाटक देख रही थीं। अकारण ही कोई बात कहकर रेखा ने मिस चौधरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और हंसी की बात ना होने पर भी हंसने लगी। उसके थोड़ी देर बाद ही नाटक समाप्त हो गया और चारों ओर तालियां गूंज उठीं। रेखा अपने कान पर हाथ रखे तेजी से ग्रीन रूम में आई। दीपिका तैयारी ही थी। हॉल की लाइट बुझी, स्टेज के फुट बल्ब जले और एक कोने से रंगीन बल्बों ने अपनी रोशनी फेंकी और रेखा ने हॉल के सब लोगों के साथ सुना। लाउड स्पीकर में दीपिका के नाम के बाद ही उसका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जा रहा था। नृत्य समाप्त हुआ, पर्दा गिरा और तालियों की आवाज़ हॉल में गूंजने लगी। दीपिका अपनी उसी पोशाक में हांफती मुस्कुराती आकर रेखा से लिपट गई। रेखा ने बिना एक भी शब्द बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। दीपिका से अलग होकर रेखा मिस चौधरी के पास आई
और उसके साथ ही अपने हृदय की धड़कनों को मुस्कुराहट की परतों में छिपाती दर्शकों के बीच आ बैठी। रंग बिरंगी साड़ियाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरे, तरह तरह की खुशबुएं। ड्रामे का लेखक अपने हाथ में कोई मोटी सी पुस्तक लिए अपने पास बैठे किसी मित्र के साथ बड़ी गंभीरता पूर्वक बातें कर रहा था। तभी जिलाधीश महोदय का भाषण प्रारंभ हुआ। रेखा ने उकताकर मिस चौधरी की ओर देखा और मुस्कुराने लगी। तभी सहसा हॉल में तालियां बज उठीं। लड़के शायद जिलाधिकारी के भाषण से उबे बैठे थे, छूटते ही तालियां पीटने लगे। जिलाधीश महोदय उठे और प्रथम पुरस्कार की घोषणा हुई। रेखा शायद सुन ना पाई। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था और हथेलियां पसीने से गीली हो रही थीं। तालियों के मध्य उसने देखा मास्टर अपने एक हाथ से धोती संभालते चमचमाता कप लिए जिलाधीश के आगे झुक रहा है। जब हॉल खाली हो गया और ग्रीन रूम नाटक में भाग लेने वालों और स्कूल की दूसरी लड़कियों से भर गया तो वहाँ से निकलकर रेखा पीछे के बरामदे में आ गई। ग्रीन रूम में मास्टर लड़कियों और अध्यापिकाओं से अपनी प्रशंसा सुन रहा था और संकोच का अभिनय करता मुस्कुरा रहा था। उसे पुरस्कार में मिला कप बारी बारी से सबके हाथों में घूम रहा था। सहसा रेखा की निगाह दीपिका पर पड़ी। वो द्वितीय पुरस्कार में मिली अपनी किताबों की उपेक्षा से सहेली को थमाकर आगे बढ़ी और मास्टर का कप लेकर नाटक की प्रशंसा करती उसकी ओर देखने लगी। मास्टर ने मुस्कुराकर दीपिका पर अपनी आंखें टिका दीं। रेखा ने चौंक कर देखा। दीपिका, जिसे वो शर्मीली और सुशील समझी थी, कितनी निर्लज्ज है। मास्टर की आंखों में कैसा भाव है। रेखा वहीं अंधेरे में खड़ी रही। तभी मिस चौधरी ने आकर उसे पुकारा, मिस माथुर। रेखा कुछ नहीं बोली, चुपचाप मिस चौधरी के साथ हो ली। मिस चौधरी रेखा के कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कह रही थी, मैं ना कहती थी कि यहाँ पक्षपात ही पक्षपात है। नाटक में प्रथम पुरस्कार के योग ऐसा क्या था, बताओ तो। और रेखा कुछ जवाब दे कि मिस चौधरी फिर बोल उठी, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं बोलोगी, पर मिस माथुर, तुम्हारी आंखों में जो है वो तो इस अंधेरे में भी नहीं छिप रहा है। रेखा के भीतर से जैसे कोई चीज़ एक बारगी उमड़ कर गले तक आई। उसके होंठ दबे, कांपे, पर अपने को संयत कर उसने कदम उठाया और बोली, नहीं, वैसी कोई बात नहीं, ड्रामा वास्तव में अच्छा रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे गुलशेर खान शानी की लिखी हुई कहानी पहाड़ और ढलान।